हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने 10th क्लास का जो चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखा था होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। किसमें? होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो होमो एटॉमिक्स के बारे में बताया था कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में सेम एटम अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको क्या बोला था? होमो एटॉमिक बोला था। हेट्रोएटॉमिक बताया था कि जिसमें जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एटम पार्टिसिपेट करते तो उसको क्या बोला था? हेट्रोएटॉमिक बोला जाता था, बोला गया था। ठीक है, फिर हमने उसकी फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, किसी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैसे फॉर्मेशंस होती है वो समझाया था। ठीक है, फिर आपको एक होमवर्क दिया था मैंने आपको। क्या दिया था भैया? आपको एक होमवर्क दिया था, फॉर्मेशंस ऑफ, मैंने आपको होमवर्क दिया था फॉर्मेशंस ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल्स की कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, कौन सा बॉन्ड आएगा, किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, वो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, मैच कर लेना। अगर नहीं किया है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखो। ठीक है, तो Cl2, ठीक है, हमने देखे कौन कौन से एटम देख लिए थे? Cl2 एटम देख लिया था हमने। ठीक है, और कौन सा एटम देख लिया? और कौन सा एटम देख लिया? ऑक्सीजन एटम देख लिया था। Cl2 एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन आई थी। ऑक्सीजन एटम्स के बीच में हमने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आती है। अब इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन एटम्स, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से, दो नाइट्रोजन है, हमने दो नाइट्रोजन एटम्स लिख लिए यहाँ पे दो नाइट्रोजन लिखे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 7 होता है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रा कर देंगे भाई। यहाँ पे 2 और 2, 3, 2, 5, और यहाँ पे भी 3 और 3 और 2, 5। ठीक है, 5, क्योंकि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखती है, 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखती है। ठीक है जी, अब क्या रहता है कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 5 तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और क्या, 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? इसने शेयर कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर लिए? इसके शेयर कर लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, नाइट्रोजन की यहाँ पे भी 5 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन के क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, एक नाइट्रोजन ये था, एक नाइट्रोजन ये था। दोनों जो कॉमन घेरा आता है, कॉमन घेरा मैंने बताया था आपको, एक इस वाले का घेरा, एक इस वाले नाइट्रोजन का घेरा, जो कॉमन घेरे के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें देखना है भाई। 3 है इसके हैं, 3 इसके हैं, तो कॉमन घेरे के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, 3 ये और 3 ये इलेक्ट्रॉन्स रखो या फिर यहाँ पे रखो या ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी तक। तो यहाँ पे क्योंकि हमें किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन रखी, जो हमें किससे मतलब है? कॉमन घेरे के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो हमें देखना है भाई। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, उसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बीच में कितने, कॉमन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैंने बताया था कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। क्या बताया था? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया और ये नाइट्रोजन है। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन से ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन से फिर एक और सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन से ये एक और बॉन्ड आ गया भाई। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे आपके? 3 बॉन्ड बनेंगे। और 3 जो बॉन्ड बनते हैं ऊपर नीचे, उसको क्या बोला जाता है? 3 बॉन्ड बनते हैं जब ऊपर नीचे बनते, पैरेलल फॉर्म में बनते, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? ट्रिपल बॉन्ड
बोला जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन से इस तरह से होगी, और नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, करना कुछ नहीं होता, जिसके बीच में पूछा होता है वो दोनों एटम लिखो यहाँ पे। ठीक है, उनके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स लिखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उससे इतने शेयर करो। ठीक है, जो फिर उसके बाद घेरे वाले बीच का जो घेरा है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखने हैं। लिखने के बाद आप देखो कि भाई दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन। और 3 बॉन्ड जब बनते हैं, जब ऊपर नीचे 3 बॉन्ड बनते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है? ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जी, इसके आगे स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, हम क्या पढ़ रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ होमोएटॉमिक्स हमने पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं हम H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक है, हम वाटर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये कैसे बनता है, कि कैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कितने बॉन्ड आएंगे इसमें, वो हमें देखना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? भाई ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 वैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होते हैं। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 2 4 1 5 और 1 6। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? भाई 1 होता है इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में यहाँ पे भी 1 होगा है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहां से शेयर कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लेगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? ये पूरा घेरा यहां तक लेके जाना है आपको। ये ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 तो 4 5 6 7 और 8। अब हाइड्रोजन क्या बनाता है? आपका डबलेट फॉर्म बनाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को डबलेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत? 1 हाइड्रोजन तो अपने पास था ही। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका शेयर करेगा, तो इसका भी डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। इस यहां भी क्या, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेगा, तो यहां से 1 और शेयर कर लिया, तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये वाला किसने कर लिया? शेयर कर लिया। ठीक है, डबलेट कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें भी यहाँ पे 1 तो इसका खुद का था, 1 यहां से शेयर कर लेगा, ये यहां से इसने शेयर कर लिया। अब देखो फिर उसके बाद क्या करना है कि 2 कॉमन घेरे के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखने हैं हमें। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो घेरा है, कॉमन घेरा क्या है? ये कॉमन घेरा है। इस कॉमन घेरे के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मानो यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लिख दिए। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के कॉमन घेरे के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये H2 मॉलिक्यूल्स आपका तैयार हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या होगा आपका? सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आपका हेट्रोटोमिक तो पता है ना, जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन, जिसमें एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो। इस H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है, ऑक्सीजन एटम डिफरेंट है। जिस भी मॉलिक्यूल्स में एटम क्या हो? डिफरेंट हो, उसको क्या बोला जाता है? आपका हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। जिस भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो, उसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। माने एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल NH3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ये सभी आपको साथ के साथ लिखने हैं, ठीक है, फेयर नोटबुक में। ओके, यहां पे नाइट्रोजन लिख लिया मैंने, ठीक है, यहां हाइड्रोजन लगा लिया, यहां हाइड्रोजन लगा लिया और यहां हाइड्रोजन लगा लिया। ठीक है, ये
क्वेश्चंस करने से पहले सबसे आपको पता होना चाहिए कि किस में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो 1 से लेके कम से कम 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद रखो, और उसके वैलेंस शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए K-element शेल के द्वारा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। भाई 2 यहां पे लिख दिए, 1 3 4 और एक ये 5, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। जितनी भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने पहले उतने ही डॉट लगा दो। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 वैलेंस, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5। अब इसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसको ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट, ठीक है। तो देखो अब ये पूरा घेरा यहां से यहां तक जाएगा, क्योंकि आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले कंप्लीट करने हैं। हो गए कंप्लीट? 2 3 2 3 4, 2 2 4 तो 6 और 2 8, भाई 2 2 4 तो 6 और 2 8, नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इसको क्या करना है? डबलेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो डबलेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका पास खुद का था, 1 नाइट्रोजन से शेयर कर लिया, तो 1 नाइट्रोजन से इसने क्या कर लिया? शेयर कर लिया। 1 हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ये था, तो एक नाइट्रोजन वाले से शेयर कर लेगा, ये नाइट्रोजन वाले से शेयर कर लिया। 1 हाइड्रोजन के पास खुद का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स था, 1 नाइट्रोजन वाले शेयर कर लिया, ये नाइट्रोजन वाला क्या कर लिया आपने? शेयर कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो वही सब करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इनकी कॉमन घेरे के बीच में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉमन घेरे के बीच में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो ये एक बॉन्ड बना दिया मैंने, ठीक है। इसके कॉमन घेरे के बीच में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बना दिया। इसमें कॉमन घेरे के बीच में देखो कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हैं, ठीक है। ये कॉमन घेरा नहीं है, तो इसको आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लगाओ या फिर ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगी आपकी NH3 की, ठीक है। मैं क्यों इतना इस पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं? क्योंकि ये आपके आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये सबसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब 11th क्लास में जाओगे केमिकल बॉन्डिंग आपका एक चैप्टर आएगा, ठीक है। वो चैप्टर आएगा, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है जी, ठीक है। साथ के साथ नोट करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। क्या? फॉर्मेशंस ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल, ये आपका क्या है? होमवर्क है, HW होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क करो भाई, ठीक है। ये आपको CH4 मॉलिक्यूल्स किस तरह से हमने जैसे NH3 मॉलिक्यूल देखा, H2 मॉलिक्यूल देखा, कैसे उसी तरीके से हमें कार्बन CH4 मॉलिक्यूल्स हमें लगाना है, किस तरह से कार्बन और CH4 मॉलिक्यूल्स में किस तरह से फॉर्मेशन आएगी, ये आपका होमवर्क है भाई, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। एक नेक्स्ट टॉपिक और आता है, एक छोटा सा टॉपिक और लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक कोवलेंसी। कोवलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवलेंसी का मतलब क्या होता है? देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद देखेंगे। द number of electron which an atom, the number of electrons which an atom sharing of other atom to the
formations of to the formations of covalent bond, to the formations of covalent bond are called covalency। ठीक है, क्या कह रहा है देखो कोवलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम, किसी भी एटम्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है शेयरिंग ऑफ द अदर एटम टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशंस के लिए, एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस के लिए, एक एटम दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, उस शेयर करता है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस के लिए, एक एटम दूसरे एटम से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वही उसकी कोवलेंसी होगी। देखो समझ में आएगा क्या है, एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोवलेंसी ऑफ H2 and Cl2 are 1, इसकी कोवलेंसी और क्या आगे इसकी 1 है। ठीक है, H2 और Cl2 की जो कोवलेंसी है वो क्या है, 1 है। कैसे 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, और इसको डबलेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है यहाँ पे जरूरत है। इसके लिए इसलिए अपनी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अलावा ऑक्टेट में या फिर डबलेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, उसी को ही कोवलेंसी बोला जाता है। जैसे मान लो Cl2 है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है भाई, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना, तो इसकी कोवलेंसी कितनी होगी, 1। तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस के लिए एक एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, कोवलेंट फिर से बता रहा हूं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस के लिए एक एटम्स को जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उसी को क्या बोला जाता है, कोवलेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखिए, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, कोवलेंसी ऑफ या फिर फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3 molecule, formations of NH3 molecules, nitrogen have a covalency, nitrogen have a covalency is, नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होगी भाई, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। इसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसकी कोवलेंसी कितनी होगी, 3। तो नाइट्रोजन हैव ए कोवलेंसी इज 3। एंड अगर इसी NH3 मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन की तो कोवलेंसी आपकी 3 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की कोवलेंसी अगर पूछ ली जाए तो हाइड्रोजन की देखो, उसकी जिसकी भी कोवलेंसी जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए और कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो हाइड्रोजन उसको डबलेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1। तो हाइड्रोजन की, एंड हाइड्रोजन हैव ए कोवलेंसी इज 1। ठीक है, नाइट्रोजन की कोवलेंसी होगी आपकी 3। क्यों, इसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1, क्योंकि इसको डबलेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1। तो एक एटम से दूसरे एटम्स में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, आपको सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, उसको ऑक्टेट में या फिर डबलेट में कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उतनी ही उसकी क्या होगी, कोवलेंसी होगी। ठीक है जी, ओके, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे भी आपका काम आता है, एनटीएससी क्वेश्चन में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कोवलेंसी के ऊपर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। ये अच्छे से लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, फेयर नोटबुक में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।